नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है, उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। नकली शिवसेना एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी कि धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, केजरीवाल को बेल मिलना, स्पेशल ट्रीटमेंट। मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनके बाद भी हमारा नेतृत्व करेंगे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। वे 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री ने तिहाड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, भाजपा के नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई, ममता बनर्जी, संदेश खाली, इंडी अनायंस, राम मंदिर, अल्पसंख्यक वोट बैंक, पाकिस्तान के परमाणु बम, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ज्ञानव्यापी और मथुरा कृष्ण मंदिर विवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध। कहा, पुलिस ने आधार नहीं बताया, चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए थे। जी हां दोस्तों, एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया। प्रबीर और न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस केस में अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा कि हमें यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। रिमांड ऑर्डर भी अवैध है, इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा किया जाना चाहिए। न्यूज क्लिक की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन, ग्वालियर में बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। उनकी मौत से राजनीतिक जगत में शोक है। दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने माधवी राजे को श्रद्धांजलि दी। सिंधिया परिवार के करीबी परिजन अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा। यहां 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई होर्डिंग्स हादसा, मलबे में 2 और शव मिले, अब तक 16 मौतें, आरोपी पर 23 क्रिमिनल केस, रेप चार्ज में गिरफ्तार हो चुका है। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की वजह से बुधवार को लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच मंगलवार की रात मलबे से 2 और शव मिले हैं। NDRF ने बताया कि 2 शवों को अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। दोस्तों, मुंबई में सोमवार की दोपहर में धूल भरी आंधी और बारिश हुई थी। इस दौरान घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था। 100 फीट ऊंचे और 250 वजन टन्नी लोहे के होर्डिंग्स के नीचे कई कार, 2 व्हीलर्स और लोग दब गए थे। हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। NDRF के एक अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप में अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक होने के कारण आग लगने की संभावना है, इसलिए हम गैस कटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम हुआ अरेस्ट। ईडी रेड में PS के नौकर के घर से मिला था 37 करोड़ का कैश। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में उनसे पहले पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आलमगीर आलम से ईडी ने मंगलवार को भी 10 घंटे पूछताछ की थी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आज सुबह 11 बजे से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान की खेतड़ी माइन से 3 अधिकारी बाहर निकाले गए, 12 अब भी फंसे हुए हैं। लिफ्ट की चेन टूटने से हुआ था एक्सीडेंट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलीहान खदान में फंसे 15 लोगों में से 3 को बाहर निकाल लिया गया। 12 लोगों का रेस्क्यू भी जल्द होने की उम्मीद है। दरअसल दोस्तों मंगलवार शाम हुए हादसे में 15 अधिकारी फंस गए थे। नीमका थाना जिले की इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई थी। अंदर फंसे लोगों के लिए रात में दवाइयां और फूड पैकेट भेजे गए। वहीं एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीमों को भी रात से अलर्ट मोड पर रखा गया है। माइंस में 13 मई से निरीक्षण चल रहा था। 14 मई की शाम को केसीसी चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी थी। रात 8:10 पर माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चेन टूट गई। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल से मिले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, डीसीडब्ल्यू की सदस्य वंदना भी रही मौजूद। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। एक दिन पहले ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था और केजरीवाल ने इस मामले पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों अब संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना भी उनके साथ मौजूद थी। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी है। सोमवार को उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने सीएम आवास के भीतर उनके साथ अभद्रता की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल गवर्नर पर सेक्सुअल हरेसमेंट का दूसरा केस। क्लासिकल डांसर बोली बोस ने दिल्ली के होटल में शोषण किया, पूर्व स्टाफ भी लगा चुका है आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज की गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। 14 मई को मामला सामने आया। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज में राज्यपाल के होटल में एंट्री और एग्जिट का समय और महिला ने अपनी शिकायत में जो समय बताया है वह एक ही है। हालांकि ओडिसी डांसर ने यह नहीं बताया कि उसे 10 महीने बीतने के बाद अक्टूबर में शिकायतें क्यों दर्ज कराई। पूरे मामले पर सीवी बोस या राजभवन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड, 3 साल बाद उतरे थे घरेलू ट्रैक पर। जी हां दोस्तों, मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में नीरज ने 82.27 मीटर का थ्रो किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा 3 साल बाद घरेलू ट्रैक पर उतरे थे। नीरज ने इससे पहले साल 2021 में इसी इवेंट में 87.80 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों पिछले हफ्ते नीरज 88.36 मीटर के थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे थे। दोस्तों नीरज पर फैंस की निगाहें थी। नीरज काफी समय से 90 मीटर के निशान को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। नीरज की कोशिश खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि 89.94 मीटर का है उसको तोड़ने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पेट में लगी गोली, पकड़ा गया संदिग्ध। जी हां दोस्तों, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों मीडिया चैनल स्टेशन TA3 के अनुसार यह घटना राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शूटर ने स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फिको पर उस समय हमला किया जब वह अपने समर्थकों से मिल रहे थे। संसद के उपाध्यक्ष लुबोस बाहा ने संसद के एक सत्र के दौरान घटना की पुष्टि की। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कई गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई और पुलिस की ओर से एक शख्स को हिरासत में लेते देखा गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज, वाराणसी से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा खारिज हो गया है। उन्होंने एक दिन पहले मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। अंतिम 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था। श्याम रंगीला ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि मेरे पास चुनाव में नामांकन करने के नियम के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेरा नामांकन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट कर दो, नामांकन रद्द कर दो, वो अलग चीज है, पहले उस फाइल को तो ले लो। इसके आगे वह वीडियो में पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस वीडियो की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुष्कर्म केस में फंसे नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को कोर्ट ने दे दी राहत, अब वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। जी हां दोस्तों, नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नेपाल की पाटन हाईकोर्ट ने संदीप को दुष्कर्म केस में बरी कर दिया। अब उनके T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों इसके बाद 23 साल के संदीप के लिए दूसरी अच्छी खबर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की ओर से आई। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने संदीप को T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल टीम में शामिल करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब 3 दिन में सेटल होगा EPF क्लेम। मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के लिए ही मिलेगी सुविधा। पहले 15-20 दिन लगते थे। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि EPF के कुछ विड्रॉल क्लेम अब केवल 3 दिन में सेटल होंगे। EPF ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस्ड क्लेम के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे ह्यूमन इंटरवेंस खत्म होगा और प्रोसेसिंग तेज होगी। अभी तक क्लेम सेटलमेंट में मोटे तौर पर 15 से 20 दिन का समय लगता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि EPF क्लेम सेटलमेंट से पहले EPF मेंबर की एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, EPF अकाउंट का KYC स्टेटस, बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को चेक करता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। TBO टेक के शेयर में 52% की तेजी रही। सेंसेक्स 117 अंक गिरकर 72,987 पर बंद। सिफला का शेयर 4% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 15 मई को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 117 अंक की गिरावट के साथ 72,987 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट रही। यह 22,200 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। कोल इंडिया का शेयर निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा। वैसे दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोल इंडिया, सिप्ला और BPCL रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 72,725 रुपए पर पहुंचा। चांदी 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज यानी कि 15 मई को बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 390 रुपए महंगा होकर 72,725 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी 166 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुबई में भारतीयों के पास 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के नागरिक 91,000 करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक। जरदारी मुशर्रफ का भी है नाम। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। भारत के 29,700 लोगों के पास दुबई में 35,000 प्रॉपर्टी है। इनकी कीमत 1.42 लाख करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज को मिले डेटा के आधार पर 58 देशों के 74 मीडिया हाउसेज ने यह रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट को दुबई अनलॉक्ड नाम दिया गया है। इसमें 2020 से 2022 तक दुबई में विदेशियों की संपत्ति की डिटेल साझा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीयों का नाम है। संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। यहां के 17,000 लोग करीब 23,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इनकी कुल कीमत 91.8 हजार करोड़ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप मैच खेलेगा भारत। टीम रवानगी की तारीख भी बदली। पहला मैच 25 और दूसरा 26 मई को। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया अमेरिका और वेस्टइंडीज में अगले महीने खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले केवल एक वार्म अप मैच खेलेगी। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार BCCI भारत के वार्म अप मैच को न्यूयॉर्क में कराना चाहता है, क्योंकि टीम अपने 4 ग्रुप स्टेज मुकाबलों में से 3 न्यूयॉर्क के स्टेडियम में ही खेलेगी। ICC ने अभी तक वार्म अप मैच का शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान के भी 2 वार्म अप मैच खेलने की संभावना नहीं है। वहीं बाकी टीमें 2-2 अभ्यास मैच खेलने के लिए तैयार है। वैसे दोस्तों टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए 2 बैच में रवाना होगी। टीम की रवानगी में भी बदलाव हुआ है। टीम इंडिया का पहला मैच पहले IPL लीग स्टेज के खत्म होने के तुरंत बाद 21 मई को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था, लेकिन अब पता चला है कि टीम 25 और 26 मई को 2 बैचों में रवाना होगी। 26 मई को IPL फाइनल में भाग लेने वाले खिलाड़ी बाद की तारीख में रवाना होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
पहली बार सीएए के 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 से साल में 2 बार होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को दोनों बार की परीक्षा देनी होगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा के बाद आगामी शैक्षणिक वर्ष की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की अगली शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई अप्रैल माह से शुरू हो गई है। वहीं खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सालाना 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉजिस्टिक विकसित करने का निर्देश दिया है। सूत्रों की माने तो सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत को खारिज कर दिया गया है। अगले महीने मंत्रालय और सीबीएसई 2 बार बोर्ड परीक्षाओं के क्रियान्वयन के संबंध में स्कूल प्रिंसिपलों से परामर्श करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूर्व पति का दावा, स्वाति मालीवाल की जान खतरे में। केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर बदसलूकी की। संजय सिंह को सब पता है। जी हां दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी सांसद, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने दावा किया है कि स्वाति की जान खतरे में है। स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग की गई थी। नवीन ने कहा कि स्वाति सामने आए और अपना पक्ष रखे। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर कहा कि मैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उन्हें कैमरे के सामने एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा मामला पता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 4 धाम में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत। भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं चरमराई। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करें श्रद्धालु। जी हां दोस्तों, अगर आप अभी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल इसे कुछ दिन के लिए टाल दें, क्योंकि दोस्तों अधिक भीड़ हो जाने से व्यवस्थाएं चरमरा गई है। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री पहुंच गए हैं। बुधवार से प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। व्यवस्था सुधारने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 2,76,416 श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, उत्तराकाशी गंगोत्री मार्ग पर सोमवार को गगनांगी के पास 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जिसे रात तक खुलवा दिया गया। अब स्थिति सामान्य है। हालांकि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बुधवार को बताया कि 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सैलून में राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो। पूछा, रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो? जवाब मिला, रोजगार सर जी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में सोमवार को राहुल एक सैलून गए। यहां उन्होंने अपनी दाढ़ी सेट करवाई और बाल भी कटवाए। इस दौरान उन्होंने सैलून में काम करने वाले मिथुन से बात की। बुधवार को राहुल गांधी का सैलून में मिथुन से बात करते हुए वीडियो सामने आया है। सैलून में बाल कटवाने के दौरान राहुल गांधी ने मिथुन से कई सवाल पूछे और उनसे जनता का मूड जानने की कोशिश करी। इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। राहुल गांधी ने पूछा कि रायबरेली के लिए विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है, तो मिथुन ने जवाब दिया, रोजगार सर जी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है या फिर कुछ और? तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।